नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है वृद्धि एवं विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इससे संबंधित हमारे पास कुछ नोट्स हैं जो इस प्रकार हैं। वृद्धि व्यक्ति के शरीर की लंबाई, चौड़ाई तथा भार आदि में जो परिवर्तन प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे वह वृद्धि कहलाती है। जबकि विकास का तात्पर्य होता है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि क्षेत्रों में परिपक्वता हासिल करना, और वह प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखाई देता है। और विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलते रहती है, वह कभी नहीं रुकती, जबकि वृद्धि एक अवस्था के बाद रुक जाती है। तो इसका परिचय इस प्रकार देखते हैं। व्यक्ति के शरीर में वृद्धि गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक होती है। शरीर में जो वृद्धि होती है वह कोशिकाओं के विघटन तथा विभाजन पर आधारित होती है। कोशिका विभाजन और विघटन पर वातावरण, जलवायु और भोजन आदि का प्रभाव पड़ता है। वृद्धि को हम माप सकते हैं, जबकि विकास को नहीं। क्योंकि वृद्धि शरीर की लंबाई, चौड़ाई, भार आदि चीज़ों से संबंधित होता है, जबकि विकास शारीरिक, मानसिक परिपक्वता पर आधारित होता है। यहाँ पर है वृद्धि को हम माप सकते हैं, इसलिए यह मात्रात्मक भी कहलाती है। वृद्धि एक समय सीमा के बाद रुक जाती है, जबकि विकास नहीं रुकती है। अब कुछ परिभाषा देखेंगे। फ्रैंक क्या कहते हैं? कोशिकाओं की गुणात्मक वृद्धि या अभिवृद्धि कहलाती है। सोरेनसन के अनुसार अभिवृद्धि से आशय शरीर तथा शारीरिक अंगों में भार तथा आकार की दृष्टि से वृद्धि होना है, जिसका मापन संभव है। हॉरलॉक क्या कहते हैं? अभिवृद्धि से आशय प्राणी का आकार एवं संरचना में परिवर्तन है। अब देखेंगे विकास। वृद्धि तो हम समझ गए, शरीर की लंबाई, चौड़ाई, भार आदि में परिवर्तन, और वह प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है, जबकि विकास नहीं दिखाई देगा और यह जीवन पर्यंत चलते रहता है, ये नहीं रुकता है। जबकि वृद्धि एक अवस्था के बाद रुक जाती है। शरीर का आकार, लंबाई, चौड़ाई इस एक अवस्था में तेजी से बढ़ता है, फिर वह गति रुक जाता है। अब यहाँ विकास देखेंगे। विकास का तात्पर्य है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और बौद्धिक क्षेत्रों में परिपक्वता हासिल करना। विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती है। विकास के अंतर्गत जो परिवर्तन होता है वह प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता है। विकास से हमारा तात्पर्य है कि निर्भरता से परिपक्वता की अवस्था प्राप्त करना। अब कुछ परिभाषाएं हैं विकास से संबंधित। स्किनर कहते हैं कि विकास जीव और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है। हॉरलॉक कहते हैं विकास का अर्थ परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला जो परिपक्वता और अनुभव के परिणाम स्वरूप सुव्यवस्थित और सुसंगठित ढंग से घटित होता है। मुनरो के अनुसार परिवर्तन वह अवस्था के अंतर्गत आता है जिसमें बालक भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ अवस्था तक गुजरता है, इसे विकास कहा जाता है। अब देखेंगे वृद्धि और विकास में अंतर क्या है। वृद्धि माप सकते हैं क्योंकि यह आकार, शरीर की आकार, लंबाई, चौड़ाई पर आधारित होता है, इसलिए इसे मापा जा सकता है। जबकि विकास मापा नहीं जा सकता क्योंकि यह शारीरिक, मानसिक, सामाजिक नहीं, संवेगात्मक, बौद्धिक क्षेत्रों में परिपक्वता हासिल करने से होता है, जिसे मापा नहीं जा सकता। वृद्धि भौतिक है, जबकि विकास शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावात्मक होता है। वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तनों को दर्शाता है, जबकि विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तनों को दर्शाता है। वृद्धि किसी एक व्यक्ति का किसी एक अंग में परिवर्तन को दर्शाता है, जबकि विकास संपूर्ण शरीर में परिवर्तनों को दर्शाता है। वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है क्योंकि वह बाहरी से दिखाई देता है,
जैसे शरीर का आकार, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई जो भी है। विकास का स्वरूप आंतरिक होता है, अंदर से वह विकसित होता है। वृद्धि निश्चित समय तक होता है, जबकि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि का प्रयोग संकुचित अर्थ में होता है, जबकि विकास का प्रयोग व्यापक अर्थ में होता है, जिसका कोई सीमा नहीं है। वृद्धि की कोई निश्चित दिशा नहीं होती, जबकि विकास की निश्चित दिशा होती है। वृद्धि कब रुक जाए पता नहीं, क्योंकि विकास की एक निश्चित दिशा चलते रहती है। वृद्धि दिखाई देती है, जबकि विकास की प्रक्रिया दिखाई नहीं देती है। विकास गर्भाधारण से लेकर जीवन पर्यंत चलता है, जबकि वृद्धि गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था तक चलती है। वृद्धि का संबंध शारीरिक तथा मानसिक परिपक्वता से है, जबकि विकास वातावरण से संबंधित होता है। वृद्धि में व्यक्तिगत भेद होते हैं। प्रत्येक बालक की वृद्धि समान नहीं होती, जबकि विकास की दर सीमा में अंतर होते हुए भी समानता पाई जाती है। अगला पॉइंट है, वृद्धि के साथ विकास हो सकता है। एक बालक का भार व मोटापा बढ़ने के साथ साथ यह आवश्यक नहीं है कि वह किसी कार्यात्मक परिष्कार को प्राप्त कर ले। वृद्धि के बिना विकास हो सकता है। कुछ बालकों के कद, भार या आकार में वृद्धि न होने पर भी वे भौतिक, सामाजिक, भावात्मक या बौद्धिक पहलुओं में विशेष कार्य अनुभव वाले हो सकते हैं। वृद्धि मनुष्य की विकास प्रक्रिया का हिस्सा या एक पहलू है, जबकि विकास एक व्यापक और परिज्ञान वाला शब्द है। इसमें वृद्धि भी सम्मिलित रहती है तथा उन सभी परिवर्तनों को भी समाविष्ट करता है जो जीवधारी के आंतरिक स्तर पर होते हैं। यह शारीरिक, बौद्धिक, भावात्मक, सामाजिक और सौंदर्य बोध जैसे विकास के सभी पहलुओं का अपने में समाविष्ट करता है। वृद्धि एकाकी प्रक्रिया है जो शरीर के विभिन्न अंगों की उत्तरोत्तर बढ़ रही समन्वित कार्य क्षमता में वृद्धि को इंगित करता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन क्षमताएं प्रकट होती है, क्योंकि एक बहुआयामी प्रक्रिया है। जीवन पर्यंत वृद्धि नहीं होती, एक निश्चित आयु के बाद लगभग रुक जाती है, जबकि विकास का अर्थ जीवन पर्यंत एक व्यवस्थित और लगातार आने वाली परिवर्तन से है। परिपक्व अवस्था प्राप्त होते ही वृद्धि रुक जाती है। विकास कभी भी नहीं रुकता। परिपक्वता की अवस्था प्राप्त होने पर भी विकास नहीं रुकता, यह जीवन पर्यंत चलते रहता है। अब देख लेंगे वृद्धि व विकास का सिद्धांत के पहले यहाँ पर देखेंगे गैरिसन तथा अन्य विद्वानों का कहना है कि जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तब हम उनमें कुछ परिवर्तन देखते हैं। ऐसा प्रायः देखा जाता है। जब बालक एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है तो उनमें अनेक प्रकार की चेंजिंग देखने को मिलता है। अध्ययनों ने सिद्ध कर दिया है कि यह परिवर्तन निश्चित सिद्धांतों के अनुसार होते हैं। इन्हें ही विकास के सिद्धांत कहा जाता है। पहला क्या सिद्धांत है? निरंतर विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया अविराम गति से निरंतर चलती है, पर यह गति कभी तीव्र तो कभी मंद होती है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, प्रथम 3 वर्ष में बालक के विकास की प्रक्रिया बहुत तीव्र गति से होती है और उसके बाद धीमा पड़ जाता है। इसी प्रकार शरीर के कुछ भागों का विकास तीव्र गति से और मंद गति से होता है, पर विकास की एक प्रक्रिया चलती अवश्य रहती है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता। स्किनर का कहना है कि विकास प्रक्रियाओं की निरंतरता का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर बल देता है कि शक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है। अगला देखेंगे विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत। डगलस तथा हॉलैंड के अनुसार इस सिद्धांत का स्पष्टीकरण करते हुए लिखा है,
विभिन्न व्यक्तियों की विकास की गति में विभिन्नता होती है और यह विभिन्नता विकास के संपूर्ण काल में यथावत बनी रहती है और जो छोटा होता है वह साधारणतः छोटा ही रहता है। विकास क्रम का सिद्धांत अगला सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का गामक विकास और भाषा संबंधी विकास एक निश्चित क्रम से होता है, यानी कि क्रमबद्ध रूप से होता है। सरले, गैशेल और एमिश का कहना है कि 32 व 36 माह का बालक यानी 3 वर्ष वृत्त को उल्टा, 60 माह का बालक 5 वर्ष सीधा, वृत्त को सीधा और 6 वर्ष यानी 72 माह का बालक फिर वृत्त को उल्टा बनाते हैं। इसी प्रकार से जन्म के समय केवल बच्चे रोना जानते हैं। 3 माह में यह गले से एक विशेष प्रकार की आवाज़ निकालने लगता है। 6 माह में वह आनंद की ध्वनि करने लगता है। 7 माह में वह अपने माता पिता के लिए म, द, प आदि शब्दों का प्रयोग करने लगता है। ऐसे आप लोग घरों में देखे होंगे। विकास दिशा का सिद्धांत, यह एक दिशा का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास सिर से लेकर पैर की ओर होता है। जैसे अपने जीवन के प्रथम सप्ताह में बालक केवल सिर को उठा पाता है, मतलब वो शुरुआत में सिर उठाता है सबसे पहले। फिर 3 माह में देखने को मिलता है कि नेत्रों की गति पर नियंत्रण करना सीख जाता है, वह किसी चीज़ को देखने लगता है गौर से। 6 माह में वह अपने हाथों की गतियों पर अधिकार कर लेता है। 9 माह में वह सहारा लेकर बैठने लगता है। 12वीं माह में वह स्वयं बैठने और घसक कर चलना सीख जाता है। 1 वर्ष का हो जाने पर उसे अपने पैरों पर नियंत्रण हो जाता है और वह खड़ा होने लगता है। इस प्रकार जो शिशु अपने जन्म के प्रथम सप्ताह में केवल अपने सिर को उठा पाता था, वह 1 वर्ष के बाद खड़ा होने और चलने लगता है। अगला देखेंगे एकीकरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंग को और फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। शुरुआत में वो संपूर्ण अंग को ही उठा लेता है, जैसे हाथ पैर को एक साथ ऊपर उठाने की कोशिश करना। जैसे वह पहले पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को और फिर हाथ एवं अंगुलियों को एक साथ चलाना सीखता है। अतः हम कह सकते हैं कि एकीकरण का अर्थ क्रम से संपूर्ण विकास की ओर है। अगला देखेंगे परस्पर संबंध का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक के शारीरिक विकास के साथ साथ उसकी रुचि, ध्यान के केंद्रीयकरण और व्यवहार में परिवर्तन होते हैं। तब साथ साथ उसमें गायक और भाषा संबंधी विकास भी होता है। गैरिसन तथा अन्य शरीर संबंधी दृष्टिकोण व्यक्ति के विभिन्न अंगों के विकास में सामंजस्य और परस्पर संबंध पर बल देता है। अगला है व्यक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत। इसके अनुसार प्रत्येक बालक और बालिका के विकास का स्वयं का स्वरूप होता है। इस स्वरूप में व्यक्तिक विभिन्नताएं पाई जाती है। एक ही आयु के 2 बालक, 2 बालिकाओं या 1 बालक और 1 बालिका के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि विकास में व्यक्तिक विभिन्नताओं की उपस्थिति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। स्किनर का कहना है कि विकास के स्वरूपों में व्यापक व्यक्तिक भिन्नताएं होती हैं। समान प्रतिमान का सिद्धांत। प्रत्येक जाति, चाहे वह पशु जाति हो या मानव जाति, अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। जैसे संसार के प्रत्येक भाग में मानव जाति के शिशुओं के विकास का प्रतिमान एक ही है और उसमें किसी भी प्रकार का अंतर होना संभव नहीं है। समान एवं विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास समान प्रतिक्रियाओं की ओर होता है। जैसे देखते हैं, नवजात शिशु अपने शरीर के किसी एक अंग का संचालन करने से पूर्व अपने संपूर्ण शरीर का संचालन करता है या एक साथ उठाने की कोशिश करता है और किसी विशेष वस्तु की ओर इशारा करने से पूर्व अपने हाथों को सामान्य रूप से चलाता है। यही समान से विशिष्ट है। वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। बालक का विकास न केवल वंशानुक्रम के कारण और न केवल वातावरण के कारण वरन दोनों अंतःक्रिया के कारण होता है, यानी कि उनके विकास को वंशानुक्रम और वातावरण दोनों प्रभावित करते हैं। स्किनर के अनुसार यह सिद्ध किया जा चुका है कि वंशानुक्रम उन सीमाओं को निश्चित करता है जिसके आगे बालक का विकास नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार यह भी प्रमाणित किया जा चुका है
कि जीवन के प्रारंभिक वर्षों में दूषित वातावरण कुपोषण या गंभीर रोग जन्मजात योग्यताओं को दुर्बल बना सकते हैं। अगर उसे वातावरण अच्छी नहीं मिलेगी तो वह बालक निर्बल भी बन सकता है। स्वाभाविक अभिप्रेरणा का सिद्धांत, जैसे जैसे बालक की कार्य करने, सोचने और महसूस करने की क्षमता विकसित होती है, इनको उपयोग में लाने की अभिप्रेरणा होती है और वह जी जान से यह करता है। संघर्ष का सिद्धांत, परिपक्वता की ओर विकसित होते समय बालक के मन में विरोधी आवेग और मांगे होती हैं। प्रायः परिपक्वता की अवस्था में वह परिवार से अनेक चीज़ों की मांग करते हैं और तुरंत बातों पे गुस्सा भी हो जाते हैं, ऐसे देखने को मिलता है। परिपक्वता प्राप्त करने के प्रयास में बालक इनके विरुद्ध संघर्ष करता है, इसलिए इस सिद्धांत को संघर्ष का सिद्धांत कहा जाता है। इस प्रकार हम वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का अर्थ, परिभाषा, अंतर और सिद्धांत देखें। अब यहाँ पर हमारा समाप्त होते हैं। धन्यवाद।